नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट, CCSHA हिसार। किसान भाइयों, आज धान के ऊपर ही अगली हम वीडियो बनाएंगे, जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और जहां पर हमसे एक चूक हो जाती है। आज का विषय रहेगा कि धान के खेत में कितने पौधे लगाएं। ये छोटी सी एक रिपोर्ट से मैं शुरू करूंगा। मैं किसानों के खेत पे लगभग 15-20 साल पहले घूम रहा था, सर्वे कर रहा था। तो वहाँ मैं एक किसान से मिलता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि कुछ खेतों में जो पौधे लगाए हुए थे, जो रोपाई की गई थी धान की, वो लगभग ज़्यादातर किसानों के खेतों में जब मैंने गिने वो प्रति वर्ग मीटर, तो 13 से 18-19 प्रति वर्ग मीटर मुझे मिले। लेकिन कोई कोई किसान का खेत ऐसा भी मिलता था जिसमें 28, 30 और 32 तक भी मुझे मिले, लेकिन वो बहुत कम किसान थे ऐसे। तो किसान से बातचीत करते हुए मैंने पूछा कि इसका क्या कारण है कि कुछ खेतों में पौधे इतने कम लगे हुए हैं और कुछ में पौधों की संख्या अच्छी मिलती है। तो उसने मुझे इसका कारण बताया कि जो लेबर लगाने वाली होती है, जब हम उस लेबर से लगवाते हैं जो बाहर से आती है, जो बिहार या पश्चिम उत्तर प्रदेश उधर से जो लेबर आती है, उससे अगर धान की रोपाई करवाते हैं तो वो कम पौधे लगाते हैं और उसमें लगभग इतने ही 15-20 तक ही पौधे लग पाते हैं। और अगर उनको हम कहते हैं कि ज़्यादा पौधे लगाओ, तो वो कहते हैं कि ज़्यादा नज़दीक लगाएंगे, सांगनी लगाएंगे, तो आपके खेत में कीड़े बीमारियां ज़्यादा आएंगी। किसान भी इससे सहमत हो जाता है। तो दूसरा उसने कारण बताया कि जो पौधे हम गांव की लेबर से लगवाते हैं, वो पौधे ज़्यादा लगाते हैं। वो पौधे 28-30 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से लगा देते हैं। तो मैंने उससे पूछा कि इसमें फर्क क्या रहता है। उसने मुझे बताया कि जी जो बाहर की लेबर होती है उससे अगर लगवाते हैं हम, उसमें पौधे कम होते हैं। उसमें जो हम यूरिया की खुराक देते हैं उसमें एक कट्टा हमें ज़्यादा देना पड़ता है। कट्टे का वेट उस वक्त 50 किलो होता था। कि अगर हम गांव की लेबर वाले खेत में यूरिया डालते हैं, खुराक डालते हैं, तो उसमें लगभग 2.25 बैग यूरिया के प्रति एकड़ के हिसाब से डालते हैं। और अगर बाहर की लेबर जो रोपाई करती है उसमें हम यूरिया जो डालते हैं वो 3.25, 3.5 और इससे भी ज़्यादा हमें यूरिया डालना पड़ता है। तो मैंने उससे पूछा कि डालना क्यों पड़ता है, तो उसने मुझे बताया कि थोड़े पौधे होने की वजह से ज़्यादा यूरिया इसलिए डालते हैं कि खेत ताकि हमारा भर जाए, उसमें फुटाव पूरा हो जाए, नहीं तो खेत खाली रह जाता है। अब किसान भाइयों, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें कितना इसमें यूरिया की वजह से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं जब अधिक यूरिया डलता है। अब पहले मैं बताऊं कि कितने पौधे होने चाहिए खेत में। पौधे 30 से 35 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होने चाहिए। 30 तो होने ही चाहिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जब कम पौधे लगते हैं तो कम पौधे होते हैं, यूरिया ज़्यादा डालना पड़ता है। जैसे किसान ने बताया, खाद ज़्यादा डालना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि प्रति पौधा जो खाद आता है वो ज़्यादा आ जाता है। उससे पौधे का रंग ज़्यादा हरा गहरा होता चला जाता है और उसकी वजह से फुटाव भी उसका देर तक चलता है। जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर फसल में, विशेषकर धान की फसल में, जब ज़्यादा गहरा हरा रंग हो जाता है तो उसमें नरमपना भी बढ़ जाता है। नरम हो जाते हैं, उसके पत्ते लरजने लग जाते हैं, लहराने लगते हैं। थोड़ी सी हवा चलती है, पत्ते गिरने लग जाते हैं, ऊपर से लहराने लगते हैं वो। तो उसमें कच्चापन ज़्यादा आ जाता है, और कच्चापन ज़्यादा आ जाता है और ज़्यादा हरा रंग जब आ जाता है तो ये हर किसान समझता है कि उसमें कीड़े और बीमारियों का जो प्रकोप है बढ़ने की संभावना हो जाती है। इससे दूसरा क्या होता है कि जो फसल का ड्यूरेशन है जो खेत में, वो भी बढ़ जाता है 6-7 दिन के लिए, क्योंकि उसमें फुटाव देर तक चलता रहता है और जब बाली आने का समय आता है तो वो थोड़ा सा लेट शुरू होता है उसमें। तो अब मैं इसका बताना चाहूँगा कि इसके प्रभाव क्या होते हैं। अगर हम कम पौधे लगाते हैं और उचित पौधों की संख्या रखते हैं तो इसका क्या प्रभाव रहता है। तो सबसे पहले तो क्या होता है कि जो कम पौधे लगते हैं उसमें फुटाव देर तक चलता रहता है, जो कल्ले हैं वो बढ़ते रहते हैं। तो इसमें जब बालियां शुरू होने का टाइम आता है तो जो फालतू के कल्ले होते हैं उन्हें मरना होता है। मान लो पौधे में 30 कल्ले हो गए, उस टाइम तक 30 फुटाव हो जाता है, तो लगभग उसके 10-12 फुटाव
उसका मोर्टेलिटी होती है उसकी, और जो बालियां आने वाले कल्ले होते हैं वो लगभग 20 के करीब ही रहते हैं, यानी कि लगभग 10-12 कल्ले उसके मरने होते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि पौधे की जो ऊर्जा है वो खराब हो जाती है, और ये ऊर्जा अगर उचित मात्रा में पौधे होते, उचित मात्रा में फूटा होता, तो पौधे की यह ऊर्जा खेत के दाने बनाने में और उनका वेट और पैदावार के बढ़ाने में प्रयोग होनी थी। तो दूसरा क्या रीजन होता है कि जो हम पौधे लगाते हैं उसमें मेन टिलर होता है, जैसे बीज के केंद्र के जो बालियां होती हैं, फिर उसके बाहर प्राइमरी टिलर होते हैं, उसके बाहर सेकेंडरी और उसके बाहर टर्सरी टिलर होते हैं, यानी कि जो बीज के कल्ले होते हैं उनमें जो फुटाव जो बालियां आनी होती हैं, उसके बाहर जो बालियां आती हैं बाहर के कल्लों में उसको प्राइमरी टिलर बोलते हैं, उसके बाहर वाले में सेकेंडरी टिलर बोलते हैं, उसके बाहर वाले को टर्सरी टिलर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इनके दाने गिनेंगे तो जो मेन टिलर हैं, जो बीज के टिलर हैं, उसमें अगर मान लो एक बाली में औसत जो दाने हैं अगर 150 हों, तो उसके बाहर के घेरे में जो यानी कि प्राइमरी टिलर आते हैं तो उनमें आपको 125 दाने ही मिलेंगे, और जो सेकेंडरी टिलर होते हैं यानी कि उनके भी बाहर के जो बालियां होती हैं उनमें आपको 100 दाने ही मिलेंगे, और जो और भी बाहर की जो जो बालियां होती हैं उनमें आपको 90 के करीब ही या इससे कम ज़्यादा इसके आसपास ही दाने मिलते हैं। तो इसका स्पष्ट मतलब ये है कि अगर हम जो मुख्य कल्ले हैं यानी कि मुख्य टिलर हैं, मुख्य बालियां हैं जो मुख्य कल्लों के ऊपर आती हैं, उनकी जितनी संख्या बढ़ाते चले जाएंगे उनमें दानों की संख्या भी बढ़ती चली जाएगी, और दाने जो उनका वेट भी अच्छा रहेगा और पैदावार भी हमारी ज़्यादा रहेगी। अब दूसरा क्या होता है इसमें कि जब हम कटाई करते हैं ऐसी फसल की, कटाई करते हैं तो कल्ले जो ज़्यादा देर तक हरे रहते हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी होते हैं उनमें दाने हरे रहते हैं, और जब आप कटाई करते हैं तो उसमें नमी भी ज़्यादा रहती है। कटाई करते हैं तो उसमें नमी ज़्यादा होने की वजह से और हरे दाने होने की वजह से आपको मार्केट में भी उसको बेचने में समस्या आती है, और उसका रेट भी कम मिलने की आपको संभावना रहती है, और मंडी में जा करके आपको अपनी जो उपज है, जो धान है, उसको सुखाना पड़ता है यहाँ तक के। अब इसमें इससे आगे जैसे मैंने बताया आपको, जैसे 6 से 7 दिन तक ड्यूरेशन का फर्क पड़ जाता है, यानी कि जिस खेत में आपने उचित मात्रा में पौधों की संख्या लगाई है और जहां पर आपकी कमजोर पौध थी वहां पर एक की बजाय 2 पौध लगा दी है, और उसमें भी जो मरती है मान लो बाद में हफ्ते 7-8 दिन के अंदर तक जो पौध मरती है उसकी गैप फिलिंग करती है, उनकी जगह दूसरे पौधे आपने उसी किस्म के लगा दिए हैं। तो ऐसी जो फसल होती है आप देखेंगे कि 6 से 7 दिन पहले पकती है वो, और उसमें जो मेन टिलर हैं तो वो उसमें टाइम पे पकाई हो जाती है उनकी, और जो साइड के टिलर है उनमें हरे दाने रहने की वजह से वो जो मेन टिलर थे उनकी झड़ने की भी संभावना हो जाती है और साइड वालों की हरे रहने की संभावना हो जाती है। तो इसमें ड्यूरेशन बढ़ जाता है, यानी कि 6-7 दिन तक आपका अगर कम पौधे हैं तो ड्यूरेशन फसल का बढ़ जाता है, और अगर उचित मात्रा में पौधों की संख्या है और गैप फिलिंग भी करी है आपने और जहां कमजोर पौध थी वहां पर एक की बजाय 2 पौध भी लगाई है, तो वो फसल 6 से 7 दिनों पहले आपकी पकाई के लिए तैयार हो जाएगी। और वो जो है उसमें आप देखेंगे कि जो आपकी फसल है वो ज्यादा लंबे टाइम तक पत्तों में नहीं रहेगी, यानी कि 6 से 7 दिन उसका ड्यूरेशन घट जाता है, और फसल जितने ज्यादा पत्तों में रहती है, फुटाव में रहती है, तो उसमें कीड़े और बीमारियों के बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है। अब ऐसी फसल में आप देखेंगे कि तना कमजोर रह जाता है, पत्ता कमजोर रह जाता है। तना कमजोर रहने की वजह से जब बालियों का बोझ ऊपर बढ़ने लगता है तो पकाई से पहले ऐसी फसल की गिरने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर आपके पानी में या जमीन में नमक है तो और भी ज्यादा संभावना हो जाती है, क्योंकि वहां तना गलन और भी ज्यादा बढ़ जाता है नमक की वजह से, और वहां हॉपर का अटैक भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि नीचे अगर सफाई नहीं है आपकी, जमीन में पानी खड़ा रहता है लगातार, तो वहाँ अनहाइजीनिक कंडीशन हो जाती है, वहाँ हॉपर जैसे तेला आपका उसकी भी जो प्रकोप है वो ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से तना कमज़ोर हो जाता है, और वो हॉपर जैसे जो अटैक हैं या लीफ होल्डर है जैसे पत्ता लपेट सुंडी है या गोब की सुंडी है, जब आप ज़्यादा हमारी फसल कमज़ोर रहती है उसमें जो खाद की मात्रा ज़्यादा डालते हैं तो उसमें इनका अटैक भी ज़्यादा होता है, और ऐसी फसल थोड़ी सी हवा चलते ही जब पकाई से पहले तो गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो अब मैं एक छोटी सी बात बताता हूं आपको कि जब फसल की बालियां आती हैं, एक इसकी पहचान क्या होनी चाहिए
जब फसल की बालियां आती हैं तो उस टाइम पे अड़ की पीली झलक फसल में से आ जानी चाहिए। अगर उस टाइम पे हम सुबह खेत में जाते हैं, सुबह खेत में जाते हैं और ओस का टाइम होता है और उसका ऊपर का, जैसे सितंबर अक्टूबर का महीना आ जाता है, तो उसका ऊपर का पत्ता अगर गिर जाता है, झुक जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि पत्ते में कमजोरी है। और ऐसे खेत में कीड़े और बीमारियों का 90% स्कोप आने का बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपका पत्ता सीधा है, स्ट्रेट है और उसमें हल्की पीली से झलक आ जाती है, तो आप 60 से 70% आपकी कीड़े और बीमारियों की संभावना कम हो जाती है। एक और मोटी बात मैं बताऊंगा आपको कि जैसा पत्ते का रंग होगा, संभावना यही है कि उसके दाने का रंग भी वैसा ही आएगा। अगर निसरते टाइम पे हल्का पीला रंग आ जाता है, अपीयरेंस आ जाती है, झलक आ जाती है फसल में, तो पकाई तक वो एक सुनहरी दाना होता चला जाता है, सुनहरी पत्ता होता चला जाता है और उसकी जो पकाई है वो भी अच्छी होती है और दाना भी उसका बदरंगा होने की कम संभावना होती है। लेकिन अगर ज्यादा पाले पत्ते का रंग अगर ज्यादा गहरा है, ज्यादा काला है, हरा है, तो उसका जो दाने हैं उनकी भी बदरंगे होने की और बीमारियों के बढ़ने की, कीड़े बीमारियों के बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है हमें कि जब बालियां आती हैं तो हल्की पीली झलक खेत में से आ जानी चाहिए। अगर नहीं है, उसका रंग गहरा है, तो हमें ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि उसमें पानी को रोक देना चाहिए या कम पानी देना चाहिए। इतना ज्यादा भी नहीं रोकना चाहिए कि जिससे खेत में नुकसान हो। उसमें नमी बना करके रखें और ज्यादा हम पानी खड़ा रखेंगे तो उसमें भी हमें समस्या हो सकती है। अब जैसे प्राकृतिक खेती की बात आती है, तो प्राकृतिक खेती में हम ढैंचे की या मूंग की हरी खाद की सलाह देते हैं। देखिए, ये लिटरेचर बताता है कि जब हम रासायनिक खेती करते हैं तो उसमें मूंग या ढैंचे की हरी खाद लेते हैं तो उसमें 30 से 60 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की बचत होती है। लेकिन प्राकृतिक खेती में हमने क्या देखा है कि इनकी हरी खाद, ढैंचा और मूंग की हरी खाद लेने के बाद प्राकृतिक खेती में 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर तक की भी बचत हो जाती है। क्योंकि हम यहाँ जो फसल लेते हैं या किसान जो फसल ले रहे हैं, जो किस्में जैसे पीआर टाइप हैं, बोनी किस्में हैं जिनमें ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, उनमें भी जो सिफारिश होती है 150 किलो नाइट्रोजन तक की होती है उसमें प्रति हेक्टेयर। इसलिए हमें कुछ भी उसमें डालने की जरूरत नहीं रहती है खाद की किसी भी तरह की, और हरी खाद से ही रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक खेती में जो अक्षमता है, सूक्ष्म जीवाणु बढ़ते हैं, उनकी अक्षमता भी नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो नाइट्रोजन जो वातावरण की 78% नाइट्रोजन है उसको मिट्टी में फिक्स करने की, जो जमीन में जो फिक्स करते हैं उनकी संभावना ज्यादा हो जाती है, उनकी अक्षमता ज्यादा हो जाती है और उसमें हमें किसी भी तरह के विशेष तौर पे यूरिया, डीएपी जैसे खादों की जरूरत ही नहीं रहती है। एक और प्रश्न आता है, कुछ किसान भाई करते हैं कि जहां हम ढैंचे की हरी खाद लेते हैं वहां पर कीड़े और बीमारी बढ़ जाते हैं। उसका यही कारण है कि ढैंचा जब हम खेत में मिलाते हैं तो उसमें पोषक तत्वों की मात्रा तो बढ़ जाती है और उसमें अगर पौधों की संख्या कम होती है तो और भी ज्यादा हरा रंग होता चला जाता है। तो उसमें हरा रंग बढ़ने की वजह से, उसमें पत्ते का नरमाई और तने की नरमाई बढ़ने की वजह से उसमें कीड़े और बीमारियों का अटैक बढ़ता चला जाता है। तो इसमें हमें ये बात रखनी चाहिए, ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमारी जो फसल का रंग है, जो पत्तों का रंग है, वो ज्यादा गहरा हरा ही होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि उचित मात्रा में पौधों की संख्या रखें और कम से कम 30 पौधे प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से आप देखें। इसका मतलब ये है कि एक मीटर का चारों तरफ जब आप घेरा बनाते हैं तो 1 वर्ग मीटर हो जाता है वो, तो उसमें कम से कम 30 पौधे आपके जरूर भी हों। इससे कम पौधे होंगे तो उसमें आपकी जो मैंने जो इसमें बताए हैं कि ये नुकसान होने की संभावना रहेगी और आपकी जो फुटाव है वो भी प्रभावित होगा और आपके जो दाने बनते हैं वो भी प्रभावित होंगे और पैदावार भी प्रभावित होगी और आपकी जो कीड़े और बीमारियां की जो एक संभावना है वो भी, अगर कम पौधे हैं तो बढ़ती चली जाएगी और उचित पौधे हैं तो वो कम होती चली जाएगी। तो इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो छोटी छोटी बातें हैं जिन पर किसान ध्यान नहीं दे पाता है, तो इनका अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारी पैदावार और बढ़वार, और दूर से जब खेत देखेंगे तो सुनहरी झलक, सुनहरी दाना हमारा आएगा और मार्केट में जाएंगे तुरंत आपकी खेत की, आपकी जो उत्पाद है, जो धान की उपज है उसकी तुरंत बोली आ जाती है, उसको बेचने में भी मंडी में कोई दिक्कत नहीं आती है। धन्यवाद।